Hello friends, please support my channel, subscribe my channel, click like button please। एपिसोड इतने स्लो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि आप मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप एवरीडे 2 एपिसोड चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें और कमेंट करें तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं एवरीडे 2 एपिसोड लाऊंगी। निखिल के ऑफिस में निखिल की बड़ी सी कैबिन में ऋत्विक उसके सामने खड़ा था और आज की मीटिंग की डिटेल्स कह रहा था, लेकिन ऋत्विक का ध्यान बार बार निखिल के चेहरे की ओर जा रहा था। निखिल ने अब तक पानी का एक घूंट भी नहीं लिया था और उसके चेहरा लाल साफ दिखाई दे रही थी। आखिरकार जब ऋत्विक से रहा नहीं गया तो उसने धीमी आवाज में पूछा, सर आप ठीक हैं ना? आपका चेहरा इतना लाल क्यों है? निखिल ने नजरें फेरते हुए ठंडे स्वर में कहा, कुछ नहीं, आज की मीटिंग की फाइल मेरी टेबल पर रख दो। ऋत्विक समझ गया और बिना कुछ कहे उसने सिर झुकाया और चुपचाप फाइल टेबल पर रखकर बाहर निकल गया। उधर एक आलीशान हवेली में सुहानी हाथ में पानी का गिलास लिए माया के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में चिंता थी और स्वर में ताज्जुब। माया, तूने ही निखिल के पुए में मिर्ची डाली थी ना? माया ने ठंडी नजरों से सुहानी की ओर देखा और सख्ती से बोली, मुझे तुझे जवाब देना जरूरी नहीं लगता। सुहानी ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए कहा, बता दे माया, ऐसा क्यों किया तूने? निखिल ने क्या किया था तेरे साथ? माया की सांस थोड़ी तेज हुई पर वो फिर भी बोली, कुछ नहीं, जा यहाँ से। सुहानी जाने को मुड़ी नहीं बल्कि और नजदीक आई। माया, झूठ मत बोल, कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से तूने ऐसा किया। माया की आंखों में अचानक अजीब सी हलचल होने लगी। वो एकदम से कहीं खोसी गई। निखिल का चेहरा उसकी आंखों के सामने तैर गया। उसका अपने पास खींच लेना, उसकी चिंता करना और वो अचानक से कसकर गले लगाना। माया की सांसें गहरी होने लगीं। अनजाने में उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और धीरे से अपना हाथ अपनी कमर पर रख दिया, जैसे निखिल का स्पर्श अब भी महसूस हो रहा हो। सुहानी तब से उसे देख रही थी। वो कई बार माया को पुकार चुकी थी, लेकिन माया किसी और ही दुनिया में थी। माया की हरकत देखकर सुहानी चौंक गई। माया, ये क्या कर रही है तू? सुहानी ने घबराकर पूछा। माया ने जैसे ही आंखें खोलीं तो सामने सुहानी को खड़ा पाया। वो कुछ पल चुप रही, ना कुछ बोल सकी, ना समझा सकी कि क्या हो रहा है उसे। सुहानी ने फिर पूछा, क्या हुआ माया? कुछ तो है जो तू छुपा रही है। माया ने एक गहरी सांस ली, नजरें चुराईं और धीमे स्वर में कहा, कुछ नहीं, बस कुछ नहीं। लेकिन माया का मन जानता था, वो जो महसूस कर रही थी वो सिर्फ एक एहसास नहीं था। रात का समय था, सबने डिनर कर लिया था और अब हॉल में आराम से बैठे थे, लेकिन दादाजी, दादी जी और आदित्य जी वहां मौजूद नहीं थे। माहौल हल्का और हंसी मजाक वाला था। तभी अनुराधा जी ने निखिल की ओर देखकर पूछा, निखिल बेटा, सुबह क्या हुआ था? तू ठीक तो है ना? विवान ने भी बीच में बोलते हुए कहा, हाँ भैया, आप उस वक्त इतने लाल क्यों हो गए थे? चेहरा तो जैसे गुस्से से तप रहा था। निखिल ने पास बैठी माया को एक टेढ़ी नज़र से देखा और बोला, कुछ नहीं, किसी की बुरी नज़र लग गई थी। हालांकि अनुराधा जी और प्रिया जी को ये बात सुनाई नहीं दी क्योंकि वे थोड़ी दूरी पर थीं, लेकिन पास बैठे विवान, स्वाति, सुहानी और कबीर ने सब कुछ साफ साफ सुन लिया। निखिल अनुराधा जी को देखकर बोला, कुछ नहीं छोटी माँ। अनुराधा जी ने निखिल के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, अगर तू ठीक है तो सब अच्छा है। प्रिया जी ने उठते हुए कहा, चलो मैं अब सोने जा रही हूँ। अनुराधा जी बोली, रुको भाभी, मैं भी चलती हूँ। चलो बच्चों, तुम लोग बातें करो, हम जाते हैं। जैसे ही प्रिया जी और अनुराधा जी कमरे से निकलकर चली गईं, विवान ने उत्सुकता से पूछा, किसकी बुरी नज़र लगी थी भैया? निखिल ने फिर से माया की तरफ देखा। आंखों में एक अलग सी चिंगारी थी और बोला, एक चुड़ैल की। आरोही डरते हुए पीछे हट गई। चुड़ैल? हमारे घर में चुड़ैल है? विवान ने डरावना चेहरा बनाते हुए बोला, हाँ, हमारे ही घर में, और तू जानती है वो कौन है? आरोही की आवाज़ डर के मारे कांपने लगी। कौन? विवान ने अचानक गंभीर होते हुए बोला, वो तू ही है। और फिर जोर जोर से हंसने लगा। आरोही गुस्से में भर गई और तकिए से विवान को मारने लगी। फिर तो पूरा हॉल जैसे बच्चों के झगड़े के अखाड़े में बदल गया। विवान ने एक तकिया आरोही को मारने के लिए फेंका था, लेकिन वो सीधा माया की तरफ चला गया। उससे पहले कि तकिया माया से टकराता, निखिल ने उसे एक ही हाथ से बीच में ही पकड़ लिया। सबकी नजरें उस तकिए पर थीं, लेकिन सबको असली झटका तब लगा जब उन्होंने देखा कि माया लगातार निखिल को गुस्से से घूरे जा रही थी और निखिल उसकी आंखों में ही खोया हुआ था। उन दोनों की आंखों में जैसे कोई खामोश बातचीत चल रही हो। कोई कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन सब कुछ महसूस हो रहा था।
तभी माया का ध्यान टूटा और उसका ध्यान उस तकिए पर गया तो उसने देखा कि आरोही विवान के बाल खींचती, विवान उसकी चोटी पकड़ता। कबीर ने किसी तरह विवान को पकड़ा और स्वाति दोनों को अलग करने की कोशिश में लगी थी। सुहानी ने पीछे से आरोही को पकड़ा हुआ था, पर यह सब इतना मज़ेदार लग रहा था कि सब एक पोज में जम से गए थे, जैसे किसी ने मूर्ति बना दी हो। और उसने वो तकिया हाथ में लिया और अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। निखिल ने भी जब देखा कि माया उठ गई है तो उसका ध्यान टूटा और वो भी खड़ा हो गया, पर सामने का दृश्य देखकर वो कुछ पल के लिए वहीं थम गया, बिल्कुल जैसे किसी मूवी का सीन हो। विवान के बाल पकड़कर बैठी आरोही, आरोही की चोटी पकड़ता विवान, कबीर जो विवान को पकड़कर खींच रहा था, स्वाति जो दोनों को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, और सुहानी जो पीछे से आरोही को पकड़े थी। सभी एकदम स्टैच्यू की तरह फ्रीज हो गए थे। निखिल ने अपनी भारी और करारी आवाज में कहा, यहाँ क्या तमाशा चल रहा है? इतना सुनते ही सबने एकदम मासूम बच्चों की तरह अपने हाथ गोदी में रखे और लाइन से जाकर सोफे पर बैठ गए, जैसे कोई स्कूल में प्रिंसिपल के डर से सीधे बैठ जाता हो। हॉल में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। निखिल बोला, सब सुने जाओ। उसके बाद सब लोग अच्छे बच्चों की तरह अपने अपने कमरों में सोने के लिए निकल गए। वहीं माया अपने कमरे में आते ही बिना किसी देरी के बाथरूम में नहाने चली गई। थोड़ी देर बाद माया बाथरूम से बाहर आई। कमरे की लाइट बंद थी, बस खिड़की से आती चांद की हल्की सी रोशनी कमरे में फैल रही थी। वही रोशनी कमरे का एकमात्र उजाला थी। माया अपने बालों को एक रुमाल से सुखा रही थी जब उसका फोन बजा। दूसरी तरफ से विराशु बोल रहा था, विराशु बॉस, माल आ चुका है और मैंने चेक भी कर लिया है, सब कुछ ठीक है, आगे जाने दूं क्या? माया थोड़े ठंडे स्वर में, नहीं, मैं खुद आ रही हूं, मैं खुद चेक करूंगी। जैसे ही उसने ये कहा, एक सिहरन सी उसके शरीर में दौड़ गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके कमरे में मौजूद हो। उसने झटके से सोफे की तरफ नजर घुमाई। वहां पूरी तरह अंधेरा था, कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, पर माया ठहरी डार्क क्वीन अंधेरे में भी उसकी नजरें पैनी थीं। उसे साफ साफ एक परछाई दिखाई दे रही थी। वो परछाई सोफे पर बैठी हुई थी। माया उस परछाई को देख चौंक गई और बोल पड़ी, माया, तू यहाँ क्या कर रहा है? वो परछाई धीरे धीरे माया की ओर बढ़ने लगी और जैसे ही वो चांद की रोशनी में आई, उसका चेहरा साफ दिखने लगा। माया आश्चर्य और गुस्से के मिश्रण में, निखिल, तू मेरे कमरे में इस वक्त क्या कर रहा है? निखिल धीरे लेकिन सवालिया लहजे में, तू अभी फोन पर किससे बात कर रही थी और अभी कहाँ जाने की बात कर रही है? माया कुछ नहीं बोली। निखिल थेर थेर। निखिल उसके पास आने लगा और माया पीछे जाने लगी। निखिल ने फिर से पूछा, तू किससे बात कर रही थी और कहाँ जा रही है? माया अब भी कुछ नहीं बोली। तभी निखिल ने एक झटके से माया की पीठ को दीवार से टिका दिया। उसने माया के दोनों हाथों को एक हाथ से पकड़कर पीछे मोड़ दिया और उसकी कमर को करीब खींच लिया। दूसरे हाथ से माया के चेहरे को पकड़कर गुस्से में बोला, मैंने तुझे मना किया था ना रात में बाहर जाने से। असल में माया विरांशु से कुछ कह रही थी, वो तो निखिल को सुनाई नहीं दिया, पर एक लड़के की आवाज़ साफ सुनाई दी थी निखिल को। निखिल फिर बोला, बोल, कहाँ जा रही थी अभी? निखिल का चेहरा गुस्से में पूरा लाल हो चुका था। माया भी अब गुस्से में बोली, तुझे क्या लेना देना, मैं किससे भी बात करूं और कहाँ भी जाऊं? निखिल ने गुस्से में कहा, मैंने तुझे कहा था ना, तुझे रात में बाहर जाना अलाउड नहीं है। माया गरजते हुए बोली, तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? निखिल बोला, ये मेरा घर है समझी, और यहाँ मेरी ही चलेगी। माया बोली, हाँ, मैं तेरे घर में रहती हूँ, पर तेरा मुझ पे कोई हक नहीं है। ये सुनते ही निखिल का चेहरा एक पल को सून पड़ गया। निखिल बुदबुदाया, क्या बोली तू? मेरा तुझ पे कोई हक नहीं है? इतना कहकर निखिल ने माया की कमर को बहुत तेजी से पकड़ लिया। माया को अब निखिल के हाथों की गर्माहट और उसकी मजबूती महसूस होने लगी थी। उसकी उंगलियां माया की नाजुक कमर में धंसती सी लगीं, जिससे माया की सांसें एक पल को तेज हो गईं। निखिल का चेहरा अब माया के बहुत करीब था। उसके लरजते होंठ माया की सांसों को महसूस कर रहे थे। माया की भीगी लटें उसके गीले गालों से होते हुए गर्दन तक बह रही थीं। निखिल कुछ बोलता उससे पहले ही दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर से सुहानी की आवाज़ आई, माया, दरवाज़ा खोल। निखिल ने सुहानी की आवाज़ को पूरी तरह इग्नोर करते हुए माया की आंखों में देखा और बोला, तू अभी कहीं नहीं जा रही समझी? और अगर गई तो याद रखना, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। माया बोली, मैं क्यों मानूं तुझे, मैं जाऊंगी। निखिल एक टेढ़ी मुस्कान देता हुआ बोला, ठीक है, तो ये बात सुहानी को बता देता हूं कि तू बाहर जा रही है। निखिल जैसे ही बोलने वाला था, माया ने एक झटके से उसका हाथ छुड़ाया और अपना नर्म हाथ उसके होंठों पर रख दिया। माया डार्क क्वीन थी।
माया का रात में बाहर जाना एक आम बात थी जो सुहानी को पता था, लेकिन अगर सुहानी को ये पता चला कि उसके रूम में निखिल है तो सुहानी माया से 100 सवाल पूछेगी जिसका जवाब माया के पास नहीं है। निखिल अब माया को एकटक देखने लगा। माया का ध्यान दरवाजे पर था, पर निखिल का ध्यान सिर्फ माया पर था। भीगी जुल्फों से आती भीनी भीनी खुशबू, उसकी बालों से टपकता पानी जो माया की पीठ को भिगो रहा था, माया की नज़र जो दरवाजे पर थी, पर उसकी पलकें इतनी घनी थीं कि निखिल का दिल बेकाबू हो उठा। माया का कोमल सा हाथ उसके होठों पर था और निखिल के होंठ बार बार उस हाथ को छू रहे थे। निखिल को माया के हाथ की नरमी, उसकी खुशबू और उसके इतने पास होने का एहसास पागल कर रहा था। वो जैसे खुद को रोक ही नहीं पा रहा था। बाहर से सुहानी की आवाज़ आई, हाँ बोल न माया, दरवाज़ा तो खोल। माया बोली, नहीं बाहर से ही बोल। सुहानी थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, अरे मैं बाहर से नहीं बोल सकती। माया एक सेकंड में समझ गई कि शायद सुहानी को भी विरांशु का कॉल आया होगा और वो इसी वजह से उसके पास आई है। माया ने निखिल की ओर देखा तो पाया कि वो उसे बस देखे जा रहा है। तभी माया का ध्यान अपने हाथ पर गया। उसे एहसास हुआ कि उसका हाथ अब भी निखिल के होठों पर है। ये एहसास होते ही माया ने एक झटके से हाथ हटा लिया, जैसे उसे करंट लग गया हो। माया ने निखिल से कहा, जा यहाँ से, अगर सुहानी ने तुझे देख लिया तो। निखिल बोला, तो क्या, कुछ नहीं होगा। निखिल ने माया को चिढ़ाते हुए कहा, चल मैं सुहानी को हेलो बोलकर आता हूँ। माया ने फिर से निखिल का हाथ पकड़कर खींचा और कहा, ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बन, जा यहाँ से। निखिल ने माया की कमर पकड़कर उसे अपने पास खींचते हुए कहा, ठीक है मैं यहाँ से चला जाऊँगा, पर एक शर्त पर। माया ने खींचते हुए पूछा, शर्त, कौन सी शर्त? निखिल बोला, तू अभी इतनी रात को कहीं नहीं जाएगी। माया को ये सब बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि माया को किसी की सुनने की आदत नहीं थी और किसी के ऑर्डर मानने की तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन माया ने मुंह बिगाड़ते हुए निखिल से कहा, ठीक है मैं बाहर नहीं जाऊंगी, अब तू जा यहाँ से। माया फिर सोचकर बोली, लेकिन तू बाहर कैसे जाएगा, दरवाजे पर तो सुमो है। निखिल ने माया के कान को हल्के से छूते हुए कहा, तू बस इतना ध्यान रख कि तू रात में बाहर नहीं जाएगी, बाकी मैं देख लूंगा, तू टेंशन मत ले। ये कहकर निखिल बालकनी की तरफ चला गया। माया उसे न समझी में आते हुए देखने लगी। निखिल बालकनी में गया और नीचे जाने लगा। माया समझ गई कि निखिल यहीं से आया होगा, क्योंकि उसे याद आया कि बाथरूम में जाने से पहले उसने दरवाज़ा लॉक किया था। बालकनी के नीचे गार्डन था। वैसे तो बालकनी से जाना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन निखिल के लिए ये सब नॉर्मल था। निखिल नीचे पहुंच गया। माया तुरंत दरवाजे की ओर गई और खुद को एक बार आईने में देखा, फिर खुद को ठीक किया और दरवाज़ा खोला। सुहानी बिना समय गवाए तेजी से कमरे के अंदर आ गई। दरवाज़ा जोर से बंद हुआ और उसके चेहरे पर साफ चिंता और गुस्सा दोनों झलक रहे थे। माया, कहाँ थी तू, क्या कर रही थी, इतनी देर क्यों लगाई दरवाज़ा खोलने में, और तू किससे बात कर रही थी? सुहानी एक के बाद एक सवाल माया पर फेंकने लगी। माया ने थोड़ा तेज स्वर में कहा, चुप हो जा सुहानी। माया की तेज आवाज़ सुनकर सुहानी कुछ पल के लिए चुप हो गई, लेकिन फिर तुरंत फिर से पूछने लगी, माया बोल ना, तू किससे बात कर रही थी? माया ने नजरें चुराते हुए जवाब दिया, किसी से भी नहीं। सुहानी ने शक भरी नज़रों से उसे देखा और बोली, क्या किसी से नहीं? मैंने बाहर से तेरी आवाज़ सुनी थी, तू किसी से बात कर रही थी माया। माया ने अपनी आंखें इधर उधर घुमाईं और हकलाते हुए बोली, वो तो मैं विरांशु से बात कर रही थी। सुहानी तुरंत बोली, नहीं, तू विरांशु से बात कर रही हो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा, कुछ तो छुपा रही है तू। अब माया को गुस्सा आ गया। उसने कड़े लहजे में कहा, तू यहाँ क्या करने आई है सुहानी? मैं क्या करती हूँ, किससे बात करती हूँ, इसका तुझसे कोई लेना देना नहीं है। सुहानी ने मुंह बिगाड़ा और तिरस्कार भरे अंदाज में बोली, विरांशु का फ़ोन आया था, इसलिए मैं भी तेरे साथ चलने की सोच रही थी। माया ने चौंकते हुए कहा, क्यों, मेरे साथ क्यों आ रही है? क्या मैं तुझे कोई छोटी बच्ची लगती हूँ? सुहानी ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज़ में कहा, नहीं, तू कुछ भी कहे, पर मैं तुझे अकेले नहीं जाने दूंगी। माया ने एकदम सख्त स्वर में कहा, तू नहीं जाएगी। सुहानी कुछ कहने के लिए मुंह खोल ही रही थी कि माया ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, क्योंकि मैं भी नहीं जा रही। सुहानी हैरान रह गई, क्यों नहीं जा रही? तूने ही तो विरांशु को कहा था कि तू आ रही है। माया ने ठंडे स्वर में कहा, हाँ मैंने ही कहा था और अब मैं ही मना कर रही हूँ। माया ने अचानक सुहानी का हाथ पकड़ा और बिना कुछ कहे उसे कमरे से बाहर निकाल दिया, फिर दरवाज़ा भी बंद कर लिया। सुहानी कुछ कहती उससे पहले ही दरवाज़ा बंद हो चुका था। बाहर खड़ी सुहानी ने खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहा, इस लड़की का तो कुछ नहीं हो सकता, गुस्सा तो जैसे उसकी नाक की नोक पर रखा रहता है।
इतना कहकर सुहानी अपने कमरे में चली गई। लेकिन इस सब के बीच निखिल ओबेरॉय माया के कमरे की बालकनी से कूदकर वो घर के अंदर तक माया के कमरे के करीब पहुंच चुका था। जब वो आया तब सुहानी माया के कमरे में ही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो चली गई। निखिल वहीं कुछ देर खड़ा रहा, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या माया बाहर आती है या नहीं। उसने ठान लिया था कि अगर माया इतनी रात को बाहर आई तो आज उसे सबक सिखा देगा। मगर माया बाहर नहीं आई। इस बात से निखिल को अजीब सी तसल्ली मिली। वो मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चला गया। बेड पर लेटा तो नींद आने का नाम नहीं ले रही थी। उसकी आंखों के सामने बार बार माया की आंखें घूम रही थीं, तीखी, गुस्से से भरी हुई, ऐसी नजरें जो किसी भी मर्द को झुकने पर मजबूर कर दें। तभी अचानक एक बात ने उसका ध्यान खींचा। माया ने कितनी आसानी से उसके हाथों से अपना हाथ छुड़ा लिया था। पहली बार भी जब माया खिड़की से कूदकर आई थी तब भी उसने उसका हाथ छुड़ाया था, पर तब निखिल ने सोचा था कि शायद उसने खुद ही ढीला पकड़ रखा होगा। मगर आज उसे अच्छे से याद है कि जब माया ने गुस्से में कहा था तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं, तो निखिल के भीतर का ड्रैगन जाग गया था। गुस्से में उसने माया की कमर और हाथ दोनों मजबूती से पकड़ लिए थे, इतनी ताकत से कि कोई लड़का भी उससे छुड़ न पाता। लेकिन माया ने बड़ी ही आसानी से उसका पकड़ तोड़ दी। निखिल को यकीन नहीं हुआ। वो खुद से बड़बड़ाया, मैं निखिल ओबेरॉय हूँ, ड्रैगन, मेरी पकड़ से कोई नहीं बचा। फिर ये माया कैसे? और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि जब किसी के दोनों हाथ पकड़े जाएं तो कोई भी इंसान, लड़का हो या लड़की, अपने पैर चलाकर घुमाकर खुद को छुड़ाता है, लेकिन माया ने तो अपने पैरों को हिलाए बिना ही अपनी पकड़ छुड़ा ली। ये नामुमकिन है, मगर माया ने कर दिखाया। हाँ, माना कि माया को फाइटिंग आती है, पर इतनी गहराई से, इतना परफेक्ट कंट्रोल, जैसे उसने ये सब 1-2 साल से नहीं, सालों से सीखा हो। और ख़ासतौर पर यह जानना कि किसी ने अगर आपकी कमर और दोनों हाथ जकड़ लिए हों तो कैसे खुद को छुड़ाया जाए, ये तो सिर्फ कोई ख़ास ट्रेनिंग से ही जान सकता है। पर सवाल ये है कि एक आम लड़की इतनी खतरनाक ट्रेनिंग क्यों लेगी? निखिल चुपचाप बैठा हुआ था, उसकी आंखों में उलझन थी। कुछ देर चुप रहने के बाद वो धीरे से बोला, नहीं, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। हो सकता है माया ने सिर्फ सेफ्टी के लिए सीखा हो। हाँ निखिल, तू ज़्यादा सोच रहा है। खुद को समझाते हुए वो उठकर सोने चला गया। अगले दिन सुबह माया सुहानी के कमरे के बाहर खड़ी थी। सुहानी हमेशा अपना दरवाज़ा खुला ही रखती थी, क्योंकि उसे पता था कि माया कभी भी उसके कमरे में आ सकती है, और अगर माया ने कमरा बंद तो फिर कोई उसे माया के गुस्से से नहीं बचा सकता था। माया ने धीरे से दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई। कमरे के अंदर सुहानी गहरी नींद में सो रही थी, जैसे दुनिया से कोई मतलब ही न हो। माया ने पास जाकर धीरे से हिलाया, लेकिन सुहानी तो घोड़े बेचकर सो रही थी। माया ने झुंझलाकर कमरे के कोने में रखा पानी का जग उठाया और पूरा जग सुहानी के ऊपर उड़ेल दिया। सुनामी आई, भागो! सुहानी चौंक कर उठी और सीधे बेड पर कूद गई। अपनी आंखें खोलते ही उसने देखा कि वो अपने ही कमरे में है और सामने माया खड़ी है। उसने मुंह बना लिया और बोली, क्या है माया, क्यों मुझ पे पानी डाला? माया कुछ नहीं बोली। तभी सुहानी को याद आया कि उसे आरोही को फाइटिंग सिखानी है। सुहानी ने झुंझलाते हुए कहा, हाँ तो कोई प्यार से नहीं उठा सकता था क्या? माया कुछ नहीं बोली। माया बिना कुछ बोले सुहानी के कमरे से निकलकर आरोही के कमरे में चली गई। उसने आरोही को उठाया और फिर नीचे गार्डन की ओर चली गई। माया गार्डन में चक्कर लगाने लगी। इधर सुहानी तैयार होकर आरोही के कमरे में पहुंची। तभी आरोही बाथरूम से बाहर निकली। जल्दी कर आरू, हिटलर नीचे है। आरोही और सुहानी जल्दी जल्दी नीचे आ गईं। माया अब गार्डन के एक कोने में जाकर योगा कर रही थी। वो ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर किसी ने उसे खतरनाक फाइटिंग करते देखा तो बड़ी मुसीबत हो सकती थी। सुहानी ने आरोही से कहा, चल आरू, अब हम भी गार्डन के चक्कर लगाने लगते हैं। दोनों ने गार्डन के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। जब गार्डन के चक्कर पूरे हो गए तो वे फाइटिंग प्रैक्टिस करने लगीं। थोड़ी ही देर में आरोही थक कर घास पर लेट गई और बोली, बस अब नहीं, अब मैं नहीं करूंगी सुहानी दी। सुहानी ने कहा, आरोही उठ, अगर हिटलर ने देख लिया तो हम नहीं बचेंगे। तभी पीछे से आवाज आई, ये चूहिया फाइटिंग क्या ही सीखेगी? दोनों ने पलट कर देखा। सामने से विवान, कबीर और निखिल आते हुए दिखाई दिए। आरोही निखिल के सामने एकदम मासूम सा चेहरा करके बोली, भाई देखो ना, विवान भाई क्या कह रहे हैं। निखिल ने विवान की ओर देखा तो विवान बोला, भाई मैं तो मजाक कर रहा था, बल्कि मैं ये कह रहा था कि आरोही कितना अच्छा कर रही है। विवान की बात सुनकर सुहानी और आरोही की हंसी निकल गई। वहीं माया आंखें बंद करके योगा ही कर रही थी।
उसे सारी बातें साफ सुनाई दे रही थीं, पर उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था। माया खड़ी हुई और सुहानी और आरोही के पास आ गई। माया को देख सुहानी बोली, आज की प्रैक्टिस हो गई है। आरोही माया को देख एक झटके में खड़ी हो गई और बोली, हाँ दी, मैंने बहुत कुछ सीख लिया। जैसे कोई आपको पीछे से मुंह से पकड़े तो आपको कैसे अपने आप को बचाना है। सब कुछ माया ने आरोही के सामने दिखाया, फिर सुहानी के सामने। सुहानी माया के एक्सपीरियंस देख समझ गई वो क्या कहना चाहती है। सुहानी ने आरोही के सामने देखा, फिर बोली, अरु, मैंने जो तुझे सिखाया वो सिर्फ बेसिक है और ये सिर्फ नॉर्मल एक्सपीरियंस है। अभी बहुत कुछ बाकी है और ये जो तू कह रही है वो बस तूने अभी प्रैक्टिस की है, अभी तुझे आया नहीं है। आरोही ने छोटा सा मुंह बनाकर माया को देखा और बोली, इसका मतलब अभी बाकी है फाइटिंग? सुहानी हंसते हुए बोली, आरोही, ये बस बेसिक है, अभी तो बहुत लंबा रास्ता है। आरोही ने माया की तरफ देखा, मानो पूछ रही हो, सुहानी दी सही कह रही है। माया ने आरोही का सवाल समझकर हाँ में सिर हिला दिया। तभी विवान जोर जोर से हंसने लगा और माया के कंधों पर अपनी कोहनी टिका ली और हंसने लगा। माया एकटक विवान को गुस्से से देख रही थी। तभी विवान का ध्यान माया पर गया। माया ने एक बाजू विवान को दिखाया, फिर उसने अपने हाथों को देखा। विवान तुरंत समझ गया कि माया क्या कहना चाहती है। तभी सुहानी तुरंत हड़बड़ाकर विवान का हाथ एक झटके से माया के कंधों से झटक दिया। माया ने एक डेंजरस लुक से विवान को देखा, मानो आंखों से कह रही हो, अगर दूसरी बार हुआ तो हाथ नहीं बचेंगे। माया फिर घर के अंदर चली गई। सब उसे जाते हुए देखने लगे। सुहानी बोली, सॉरी विवान, ऐसे हाथ को झटकने पर अगर मैं तेरा हाथ नहीं हटाती तो आज तेरा हाथ नहीं होता, माया तोड़ चुकी होती। ये सुनते ही विवान अचानक अपने हाथ को प्यार से सहलाने लगा। सुहानी आगे बोली, विवान, माया ये कहकर गई है कि दूसरी बार ऐसा ना हो। आरोही कंफ्यूजन में बोली, माया दी ने ये कब कहा? इनफैक्ट वो कुछ बोली ही नहीं है। अरे वो कुछ बोलेगी भी नहीं। कबीर ने नवाई से कहा, क्या मतलब है कि वो कुछ बोलेगी भी नहीं? सुहानी बोली, एक्चुअली उसकी आदत है कि जब तक वो ब्रेकफास्ट नहीं करेगी तब तक, या तो जब तक उसका मूड नहीं होगा तब तक वो कुछ नहीं बोलेगी। उसे सुबह सुबह बोलना पसंद नहीं है। विवान बोला, बहुत अजीब सी आदत नहीं है ये? सुहानी बोली, उसे बहुत बोलना पसंद नहीं है। आरोही बोली, माया दी कुछ नहीं बोली तो आपको कैसे पता कि माया दी ने विवान ऐसा कहा? सुहानी स्माइल देके बोली, उसकी आंखों ने बताया। माया की रग रग से मैं वाकिफ हूँ, वो क्या बोलेगी वो मुझे अच्छे से पता है। कबीर बोला, ये मायाजी का कॉन्सेप्ट थोड़ा बच्चों के कॉन्सेप्ट से नहीं मिलता, क्योंकि छोटे बच्चे भी ऐसा ही करते हैं। छोटे बच्चे जब उठें तो रोते हैं और कोई उन्हें परेशान करे तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। सुहानी बोली, हाँ कह सकते हैं। विवान बोला, माया दी सच में बहुत अजीब है। भगवान ने मुंह दिया है और बात करने के लिए टैक्स भी नहीं लगता, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? सुहानी विवान की बात सुनकर मन में ही बोली, ये हिटलर कम बोलती है तो भी लोगों को हिला के रख देती, ये कम बोलेगी पर लोगों के कानों से खून निकाल के रहेगी। अब ये ज्यादा बोलने लगी तो लोगों को मरना ही पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, प्लीज सपोर्ट माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक लाइक बटन प्लीज। एपिसोड इतने स्लो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि आप मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप एवरीडे 2 एपिसोड चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें और कमेंट करें, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं एवरीडे 2 एपिसोड लाऊंगी।